वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग भारत के राष्ट्रपति को कवर करेंगे और साथ ही जितने भी इससे जुड़े हुए मुख्य बिंदु है उसको देखेंगे। और अंत में प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लगाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से बनते हैं, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है और साथ ही साथ हमारे देश के प्रथम नागरिक भी है, आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम इसकी संवैधानिक स्थिति को देखें, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को देखें कि भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्र अध्यक्ष और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यहाँ पे जो एक शब्द यूज किया गया है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, आप ध्यान रखेंगे भारत के जितने भी यानी सरकारी कार्य से संबंधित जो भी अंतिम निर्णय होगा, यानी एक मुख्य रूप से जो निर्णय लिया जाएगा जिसके आदेश पर लिया जाएगा, तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति सबसे सर्वोपरि होती है। आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति का जो साइन है वो अनिवार्य है किसी भी सरकारी कार्य के लिए या किसी भी बड़े अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति का निर्णय सर्वोपरि होता है, आप ध्यान रखेंगे। राज्य स्तर पर भी राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत कार्य करते हैं। हालांकि राज्यपाल भी राष्ट्रपति का ही कार्य करते हैं राज्य स्तर पर, आप ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति हमारे देश की जो राष्ट्रपति होती है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होती है, जिसमें कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल होते हैं। और अगर हम अपने संविधान के बारे में बात करें तो संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 52 सीधे इसे शक्तिशाली पद की व्यवस्था करता है, आप ध्यान रखेंगे। तो भाग 5 राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है उनको संकलित किया गया है। अगर हम इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखें और कुछ आर्टिकल्स को देखें जिसमें कि राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण कार्य है या फिर उसके द्वारा जो भी चीजें किया जाएगा संविधान के अनुसार, तो आप ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। हालांकि ये प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। किंतु आप ध्यान रखेंगे जो विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्यों की विधान परिषद के जो सदस्य हैं, वो इसके निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 56 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति पद के लिए किसी का नाम लिया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले उनके साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का शामिल होना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो मेंटल स्थिति है वो अच्छा होना चाहिए, दिवालियापन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है तो आपको पता ही होगा एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और इसकी जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है, आप ये भी ध्यान रखें। तो अगर हम लोग 60 देखें, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसे दिलाता कौन है, तो हालांकि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ या उसकी पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर अगर कोई भी कदाचार साबित होता है तो उसमें महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो अ, सदन के किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें किया जा सकता है। लेकिन ये भी है कि अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत है तो उस पर कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है, आप ये ध्यान रखें। तो अनुच्छेद आर्टिकल 61 आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जितनी भी आर्टिकल्स है सारे के सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन 61 बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए डायरेक्ट,
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति अगर किसी को मृत्युदंड की सजा मिल गया है तो राष्ट्रपति उस मृत्युदंड को माफ कर सकती है, क्षमा कर सकती है, किंतु उसे निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकती है। हालांकि उसके जो मृत्युदंड की जो सजा है उसको कारावास की सजा में परिवर्तित कर सकती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये काफी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करती है आपातकाल की स्थिति में या फिर कभी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और सडन लेना हो तो राष्ट्रपति उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश अध्यादेश भी जारी कर। आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेती है किसी भी वाद विवाद पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिकाएं उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है महत्वपूर्ण है, लेनी चाहिए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के साथ परामर्श भी करती है। मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित या फिर किसी भी कानून से संबंधित जो मुख्य प्रावधान होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी लेती है। अब ध्यान रखिए ये सारे पक्ष आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब जो भी इसके एमसीक्यूज पार्ट है जो एग्जाम्स में पूछे गए उन सभी एमसीक्यूज को हम लोग देखते हैं और आप लोग बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। आप भी साथ ही साथ लगाएंगे और बताएंगे आपका इसमें कितना सही हो रहा है। तो सबसे पहला देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। तो भाग किसके द्वारा किया गया है तो आपको पता ही होगा, अभी हम जस्ट डिस्कस किए। तो भाग 5 के द्वारा आप ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए अगर भारत के राष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश CGI दिलाता है। आप ध्यान रखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये कहने का कार्य किसके है तो अनुच्छेद 52 अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले देखे आर्टिकल 52। अब ध्यान रखिए राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन वोट नहीं डाल सकते हैं। तो आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य विधान परिषदों के सदस्य। हालांकि राज्य विधानमंडल की जो सदस्य वो वोट डालते हैं लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं डाल सकते। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और वे अपना इस्तीफा किससे सौंपते हैं। तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और अपनी जो इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आप ध्यान रखें। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो उसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 61 में दे रखे हैं। 61 के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आप महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को आरंभ कर, लेकिन उनके लिए शर्त है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो संसद के आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो संभालेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति अगर अपने पद पर बना हुआ है तो राष्ट्रपति चलाएंगे। अगर राष्ट्रपति अब्सेंट है अनुपस्थित उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति चलाएंगे। अगर ये दोनों अनुपस्थित है तो उसके स्थान पे जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट के वो कार्यरत करेंगे और उसका जो वेतन होगा वो वेतन और जो भी नियमित भत्ते वगैरह सब होंगे वो राष्ट्रपति के अनुरूप दिया जाएगा। ध्यान रखिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है। अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना है तो उसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। आप ध्यान रखेंगे 108 की अनुदेश आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग वो बात बुलाते हैं। जब संसद का सदन चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देते हैं। तो जब संसद का मतलब संसद की जो सदन है अगर नहीं चल रहे ऐसे नियम बनाना बहुत जरूरी है जो देश हित में हो। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करती है आर्टिकल 123 के बल पर अध्यादेश जारी कर सकती है और तत्काल इस चीजों को लागू कर सकती है और बाद में जब संसद का जब सदन चलता है तो उस पर बहस की जाती है क्या सही है क्या नहीं है, कैसे आगे के लिए भी बरकरार रखना चाहिए या फिर इसे बस यहीं तक रोक कर रखना चाहिए। तो उसके लिए आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध की सजा को क्षमादान करने की शक्ति देता है। तो आप ध्यान रखेंगे किसके अकॉर्डिंग तो अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग। हाँ वो मृत्युदंड की जो सजा है वो माफ तो कर सकता है लेकिन जो अपराधी है वो
दोष मुक्त नहीं हो जाता, बल्कि उसके अपराध को मृत्युदंड से बदलकर कारावास में परिवर्तित किया जाता है। हम ध्यान रखें, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपातकाल की जो घोषणा है वो किसके अनुच्छेद से की जाती है? तो आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अगर राष्ट्रपति शासन लगाए तो उसके लिए हम लोग जो आर्टिकल यूज करेंगे वो 356 को यूज करेंगे, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति का चुनाव किस गुप्त मतदान प्रणाली और मत पद्धति के द्वारा किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण में मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद या शिकायत होती है तो उसकी जांच और फैसला करने का जो अंतिम अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो अगर ऐसे प्रावधान हो जाता है तो ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह साफ कहता है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कितनी बार हो सकता है? तो अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57 ये बात करता है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद का नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के पास निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावों और कितने अनुमोदक होना अनिवार्य है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को रिजर्व बैंक में कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? जो कुल वेद मतों का 1/6 भाग न मिलने पर वह जब्त हो जाती है। तो 15,000, ऑप्शन सी। आप ध्यान रखेंगे, अगर 1/6 मत अगर उसे प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जो 15,000 की जो जमानत राशि वो जब्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख है, जैसे कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए? तो आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए जो आर्टिकल हो जाएगा वो 59 हो जाएगा, अनुच्छेद 59। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम कितने महीने के भीतर कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर। आप ध्यान रखेंगे, जब कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे वेतन और भत्ते किस पद के मिलते हैं? तो अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो भी उसको वेतन और भत्ते जो मिलते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के समान मिलते हैं। आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो प्रावधान दे रखे है ये संविधान की अनुच्छेद 75 में दे रखे है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य औपचारिक रूप से किसके नाम पर किए जाते हैं? तो औपचारिक रूप से किसके नाम पर किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। आप याद रखेंगे, संघ के प्रशासनिक मामलों और कानूनों के प्रस्तावों के बारे में प्रधानमंत्री से सूचना मांगने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप ध्यान रखेंगे, संसद के संघ को आहूत करने, सत्रावास करने और लोकसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद जो है वो 85 में दे रखा है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख लेता है तो उसे किस प्रकार की वीटो शक्ति कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। अगर वो बिना किसी शर्त के अपने पास रख लेती है या रख लेता है तो वो पॉकेट वीटो के अंतर्गत उसे उसे पॉकेट वीटो कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, इस हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम कुल जीवन अवधि कितनी हो सकती है? तो इसकी जो अवधि हो सकती है वो 6 महीना और 6 सप्ताह हो सकती है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देश का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाने का संवैधानिक कर्तव्य किसके पास है? तो ये भी कार्य राष्ट्रपति का ही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी भी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राज्यपाल की शक्ति से किस मामले में अलग है, जिसे राज्यपाल कभी माफ नहीं कर सकते? तो ये कोर्ट मार्शल और की सजा और मृत्युदंड को माफ करने की जो वो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि राज्यपाल किसी राज्य विधानसभा के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उस पर निर्णय लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते भारत में किसके नाम से किए जाते हैं? तो ये सारी संधियाँ और समझौते भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे कौन से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की कार्यभार संभाला था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद की पूर्ण स्वीकृति के बिना किस निधि से अचानक कोई आपदा या आपातकालीन के लिए धन खर्च कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की आकस्मिकता निधि। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए व्यक्ति को किस सदन के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी सदन की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया राष्ट्रपति शासन एक बार में संसद की मंजूरी से अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसे बढ़ाने की जो अवधि होगी वो लगभग 1 वर्ष तक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने इतिहास में पहली बार आंतरिक वीटो का प्रयोग करके पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 पर अपनी सहमति रोक दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधेयक की मत का मूल्य किस वर्ष की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है जो साल 2026 तक फिक्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को मिलने वाले विशेष अधिकारों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में संसद के कौन से सदस्य भाग लेते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे हम लोगों ने देखा। उम्मीद है ये सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह से मैं सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँ तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस या जो भी सेशन लाऊंगा वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।